ओके सो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं यूजीसी नेट पेपर 2 पॉलिटिकल साइंस में भारतीय राजनीतिक विचारकों के बारे में। इस यूनिट में आपके टोटल 16 से 17 महत्वपूर्ण राजनीतिक विचारक हैं, जिसमें धर्मशास्त्र आता है, जिसमें मनु की बात होती है। इसके अलावा कौटिल्य आते हैं, अगन्नसूत्र की बात होती है, बरनी, कबीर, रमाबाई, तिलक, विवेकानंद, टैगोर, गांधी, औरबिंदो, पेरियार, इकबाल, एम.एन. रॉय, सावरकर, अंबेडकर, नेहरू, लोहिया, जेपी और दीनदयाल उपाध्याय। इन सभी के बारे में जो इनके महत्वपूर्ण विचार रहे हैं या फिर इनसे रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट बुक्स रही हैं, उन सभी के बारे में हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे और जो भी आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेवेंट है उसको हम लोग देखेंगे। सो आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आता है आपका धर्मशास्त्र। धर्मसूत्र धर्मशास्त्र व टीकाओं में विभाजित हिंदू कानूनी साहित्य में राजनीतिक चिंतन की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। धर्मशास्त्रों में सर्वप्रमुख स्थान मानव धर्मशास्त्र को दिया गया है, जिसे मनुस्मृति भी हम कहते हैं। तो अगर हम बात करें मनुस्मृति की, तो इसको रचने वाले थे मनु, और मनु को मानवता का प्रथम शिक्षक भी कहा जाता है और इनका अस्तित्व माना जाता है कि ये ईसा से लगभग 1000 वर्ष पूर्व विद्यमान थे। मनु को मानव जाति का जनक, पृथ्वी का प्रथम राजा और प्रथम विधिवेत्ता भी कहा जाता है। मुगल शासक शाहजहां के पुत्र दारा शिकोह ने कहा था कि ब्राह्मणों का मनु वही है जो मानव जाति का पूर्वज समझा जाता है और जिसको यहूदी, ईसाई और मुसलमान एडम के नाम से पुकारते हैं। नीत्शे ने कहा है कि मनुस्मृति बाइबल की अपेक्षा कहीं अधिक अनुपम, उत्कृष्ट और बौद्धिक ग्रंथ है। इसके अलावा मनुस्मृति में मानव जीवन के संपूर्ण सामाजिक जीवन की व्यवस्था की गई है। इसमें कुल 12 अध्याय, 2694 श्लोक हैं। कुछ पुस्तकों में 2685 श्लोक का वर्णन मिलता है। मनुस्मृति का प्रथम अंग्रेजी अनुवाद 1794 ईस्वी में सर विलियम जोन्स ने ऑर्डिनेंसेस ऑफ मनु के नाम से किया था। और अगर हम बात करें मनुस्मृति में जो महत्वपूर्ण सिद्धांत है, तो मनु ने त्रिवर्ग का सिद्धांत दिया था। मनु ने धर्म, अर्थ व काम पर बल देते हुए त्रिवर्ग सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। फिर अगर हम बात करें राजा की उत्पत्ति का दैवी सिद्धांत भी मनुस्मृति ने अपने 7वें अध्याय में दिया है और ईश्वर ने मत्स्य न्याय की समाप्ति हेतु राजा की व्यवस्था की थी और जो राजा था वह 8 दैवी शक्तियों से युक्त माना जाता था। मनु के अनुसार जो राजा था वो निरंकुश नहीं हो सकता था, क्योंकि उसने उसको धर्म के अधीन रखा हुआ था। मनुस्मृति राजा के वध या उसके विद्रोह की आज्ञा नहीं देते हैं, जबकि महाभारत के शांति पर्व में वर्णित है कि धर्मानुसार शासन संचालन में असमर्थ राजा को पागल कुत्ते की तरह मार देना चाहिए। फिर अगर हम बात करें राज्य के सप्तांग सिद्धांत की, तो उन्होंने राज्य की 7 प्रकृतियों का वर्णन किया है, जिनके नाम हैं, क्रमवार आपको पता होना चाहिए, स्वामी, अमात्य, पुर, राष्ट्र, कोश, दंड और सौहृद। फिर अगर हम बात करें 60 गुण नीति की, तो टोटल 6 हैं, संधि, विग्रह, यान, आसन, संशय और द्वैधिभाव। 4 साधनों की बात करते हैं, जो कि आपके साम, दाम, दंड और भेद। दंड व्यवस्था की बात की जाए तो इसमें वाग दंड, धिक दंड, आर्थिक दंड और वध दंड की बात की गई है। कर व्यवस्था की बात जब मनु करते हैं तो वो कहते हैं कि जिस प्रकार जोंक, बछड़ा या मधुमक्खी अपने खाद्य थोड़े थोड़े ग्रहण करते हैं, उसी प्रकार राजा को प्रजा से थोड़ा थोड़ा वार्षिक कर ग्रहण करना चाहिए। अब हम बात करते हैं अपने अगले विचारक की, जो कि है कौटिल्य। कौटिल्य को चाणक्य अथवा विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता है, जिसने अर्थशास्त्र की रचना की थी। कौटिल्य को भारत का मैकियावेली भी कहा जाता है। अर्थशास्त्र की अगर हम लोग बात करें तो श्याम शास्त्री द्वारा तंजौर के एक मंदिर के पुजारी से मूल अर्थशास्त्र के अभिलेखों का संग्रहण हुआ था 1904 में, और इसका अनुवाद अंग्रेजी भाषा में 1915 में करके प्रकाशित किया गया। और इस प्रकार पहली बार दुनिया को पता चला कि अर्थशास्त्र नामक एक पुस्तक है, और मैकियावेली से पहले भी किसी विचारक ने मानव मूल्यों को लेकर के जो उसने नीति शास्त्र और राजनीति को अलग किया, वो पहले भी किसी विचारक ने किया था।
अर्थशास्त्र एक नीति शास्त्र ग्रंथ भी है। अर्थशास्त्र में 15 अधिकरण, 150 अध्याय और 180 प्रकरण हैं। राज्य की उत्पत्ति की बात की जाए तो कौटिल्य ने सामाजिक समझौता सिद्धांत को स्वीकार किया है। उसने कहा कि प्राकृतिक दशा के व्यक्तियों ने धर्म, अर्थ व काम में सहायता करने हेतु एक व्यक्ति को राजा चुना था। और वह राजा कैसा होना चाहिए? तो वो कहते हैं कि राज्य के सप्तांग सिद्धांतों की वो बात करते हैं। तो मनु, भीष्म तथा शुक्र की भांति कौटिल्य ने भी राज्य को 7 प्रकृतियों वाला माना है। वह है स्वामी, अमात्य, जनपद, दुर्ग, कोष, दंड व मित्र। मित्र की जगह पर मनु ने क्या कहा था? श्रोहित कहा था। इन्होंने 4 प्रकार के दुर्गों का उल्लेख किया है अर्थशास्त्र में, जो कि हैं औदिक, पार्वत, धानवन और वन। सरकार के 34 विभिन्न विभागों का उल्लेख मिलता है अर्थशास्त्र में। इसके अलावा कौटिल्य ने राज्य का मंडल सिद्धांत दिया था। 12 राज्यों के समूह को मंडल कहा जाता है और इनके आधार पर 72 प्रकृतियों का वर्णन किया गया है, जिनका केंद्र बिंदु विजिगीषु राजा होता है। न्यायालय व्यवस्था के अंतर्गत इन्होंने 2 प्रकार के न्यायालयों की व्यवस्था बताई है। पहला है धर्म स्थली न्यायालय और दूसरा है कंटक शोधन न्यायालय। इसको आप दीवानी व फौजदारी न्यायालय के हिसाब से समझ सकते हैं। अब हम बात करते हैं आगन्य सूत्र की। प्रसिद्ध बौद्ध धर्म ग्रंथ सुत्त पिटक के दीर्घ निकाय का 27वां सूत्र जो है उसे आगन्य सूत्र के नाम से जाना जाता है। इसको कहा जाता है कि इसमें स्वयं बुद्ध द्वारा कही गई बातों का संकलन है और इसमें लगभग 180 डायलॉग्स का वर्णन है जो कि बुद्ध ने स्वयं कहा था। आगन्य सूत्र बेसिकली स्टार्ट होता है भरद्वाज और वशिष्ठ नाम के 2 ब्राह्मणों के मध्य संवाद से, जिन्होंने अपने परिवार व जाति का त्याग कर दिया था और वे एक भिक्षुक बन चुके थे। तो इसमें 2 प्रकार के ब्राह्मणों की चर्चा होती है। एक होते हैं जायका, जो जंगल में तप करते थे, और दूसरे थे अजायका, जो पुस्तकों के रचयिता थे। फिर आता है बात वैरागी की। बात इसमें होती है जिसे समाज की 5वीं जाति के तौर पर उदित माना जाता है, जो कि सन्यासी होते हैं। आगन्य सूत्र में चावल के खेतों का वर्णन भी है, जिन्हें खट्टिया कहा जाता था। अब हम बात करते हैं बर्नी के बारे में। यह दिल्ली सल्तनत कालीन प्रसिद्ध राजनीतिक विचारक था। बर्नी ने अपनी सेवाएं 3 सुल्तानों को प्रदान की थी: अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक और फिरोज शाह तुगलक। बर्नी ने कानून के 2 प्रकारों का वर्णन किया है। पहला है शरीयत, जो मोहम्मद साहब की शिक्षाओं पर आधारित था, और दूसरा जवाबित, जिसमें शरीयत में जिन बातों का उल्लेख नहीं हुआ है उनसे संबंधित कानून राज्य द्वारा बनाए जाते थे। राजा को सार्वजनिक जीवन में शरीयत के अनुसार जीवनचर्या, किंतु निजी जीवन में स्वविवेक के अनुसार जीवन यापन की सलाह बर्नी द्वारा दी जाती है। अगर हम बात करें प्रमुख पुस्तकों की, तो इनमें सबसे पहला नाम आता है तारीख-ए फिरोज शाही, जो कि 1357 में आई थी, और दूसरी है फतवा-ए जहांदारी। कई बार नेट एग्जाम्स में पूछा जा चुका है, इसलिए आप लोग इसको ध्यान रखिएगा। अब हम बात करते हैं कबीर की। 15वीं सदी के दौरान सिकंदर लोदी के समकालीन कबीर को भक्तिकालीन आंदोलन के दौरान ज्ञान मार्गी शाखा का प्रतिनिधि माना जाता है। इनकी निर्गुण ब्रह्म में आस्था भी मानी जाती है। इन्हें एकेश्वरवाद में आस्था थी और भगवान राम में विश्वास था। इन्होंने बेगमपुरा नामक एक आदर्श राज्य की परिकल्पना की। बेसिकली इस कल्पना में रविदास और कबीर दोनों का ही कंट्रीब्यूशन है, लेकिन रविदास को मुख्य प्रवर्तक माना जाता है बेगमपुरा की कल्पना का। लेकिन कबीर से रिलेटेड भी पूछा जाए तो बेगमपुरा का नाम ही आएगा। तो बेगमपुरा क्या था? एक आदर्श राज्य था जो कि वर्गविहीन, जातिविहीन और शोषण से मुक्त होता था। पुस्तकों की बात करें तो 3 ग्रंथ हैं जिनको कंपाइल करके एक ग्रंथ बनाया गया था, जिसका नाम था बीजक। और बीजक की 3 शाखाएं हैं: साखी, सबद, रामायणी। साखी का अर्थ क्या होता है? साक्षी। सबद का अर्थ होता है शब्द, वर्ड, और रामायणी का अर्थ होता है रामायण। तो इन 3 पुस्तकों से हमें कबीर के विचारों का उल्लेख या वर्णन मिलता है। अब हम बात करते हैं पंडिता रमाबाई की। प्रथम महिला जिन्हें संस्कृत का ज्ञान होने के कारण पंडिता और सरस्वती की उपाधि प्राप्त हुई थी। पंडिता रमाबाई ने 1881 में आर्य महिला सदन की स्थापना की थी।
स्त्री धर्म नीति 1882 में उनकी पहली मराठी पुस्तक थी और 1882 में ही इन्होंने महिलाओं की स्थिति में सुधार लाने हेतु आर्य महिला समाज का स्थापना किया था, जिसे प्रथम भारतीय महिला संगठन होने का गौरव प्राप्त है। 1883 में रमाबाई ने ईसाई धर्म स्वीकार कर लिया और अपना नाम मैरी रामा रख लिया था। फिर 1881 में शारदा सदन की स्थापना होती है चौपाटी मुंबई में, जो कि विधवाओं को आश्रय देने के लिए बनाया जाता है। फिर 1896 में मुक्ति सदन की स्थापना होती है, जो कि गुजरात के अकाल पीड़ितों को आश्रय देने के लिए निर्मित होता है। फिर 1898 में कृपा सदन की स्थापना होती है, जो कि पथभ्रष्ट स्त्रियों के उद्धार हेतु उन्होंने बनाया था। तो इन तीनों सदनों के नाम और इनका जो ईयर वाइज डेटा है, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा कि कौन किसके उद्धार के लिए बनाया गया था। इन्होंने विधवा विवाह का समर्थन किया और बाल विवाह और घरेलू हिंसा के विरुद्ध आवाज़ को प्रबल किया था। रमाबाई ने हाई कास्ट की जो हिंदू स्त्रियां थीं उनकी 3 आवश्यकताएं बताई थीं: आत्मनिर्भरता, शिक्षा व कुशलता। इनकी रचना द हाई कास्ट हिंदू वुमेन को फर्स्ट फेमिनिस्ट मैनिफेस्टो भी कहा जाता है, पहला नारीवादी मैनिफेस्टो भी कहा जाता है। उन्होंने नारीवाद के लिए सीता सावित्री मॉडल का समर्थन किया था। उन्होंने तिलक की आलोचना भी की थी कि वे पुरुषवादी मानसिकता को बढ़ावा देते हैं। रमाबाई ने जाति व्यवस्था के विरोध हेतु प्रतिलोम विवाह का समर्थन किया और अंतरजातीय व्यवस्था विवाह और विधवा विवाह पर बल दिया था। 1919 में पंडिता रमाबाई को कैसर ए हिंद की उपाधि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने दी थी। अगर हम इनके प्रमुख पुस्तकों की बात करें तो स्त्री धर्म नीति 1882 में, द क्राई ऑफ इंडियन वुमेन 1883 में, द हाई कास्ट हिंदू वुमेन 1887 में एंड द पीपुल ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स 1889 में पब्लिश होती हैं। तो इनको आप लोग ध्यान रखिएगा, कई बार इनसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अब हम बात करते हैं बाल गंगाधर तिलक की। महात्मा गांधी ने तिलक को आधुनिक भारत का निर्माता, वैलेंटाइन शिरोल ने तिलक को भारतीय अशांति का जनक, जीवी करंदीकर ने तिलक को आधुनिक भारत का हरक्यूलिस तथा प्रोमेथियस कहा था और श्री अरविंद ने तो उन्हें राष्ट्रीय साधना का अवतार ही कह दिया था। तिलक ने 1880 में पूना में न्यू इंग्लिश स्कूल की स्थापना की थी। 1881 में केसरी और मराठा नामक 2 पत्रिकाएं वो प्रकाशित करते हैं। केसरी मराठी भाषा में और मराठा अंग्रेजी भाषा में आती है। 1884 में डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना वे करते हैं और 1893 में गणपति उत्सव और 1895 में शिवाजी उत्सव का प्रारंभ होता है युवाओं में जोश और वीरता का संचार करने के लिए। 1908 में मुजफ्फर बम कांड का समर्थन करने के कारण इन्हें बर्मा के मांडले जेल में भेजा गया था, जहां इन्होंने 2 मुख्य रचनाओं गीता रहस्य और द आर्कटिक होम इन द वेदास की रचना की थी। 1914 में जब वे वापस आते हैं अपने जेल से छूट करके, तो भारतीय होम रूल लीग की स्थापना करते हैं। शौकत अली और हसरत मुहानी तिलक को अपना राजनीतिक गुरु मानते थे। और अगर हम बात करें तिलक के स्वराज्य की अवधारणा की, तो 1916 के लखनऊ अधिवेशन में तिलक ने नारा दिया कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा। यह अस्पृश्यता के विरोधी थे। ये कहते थे कि यदि ईश्वर भी अस्पृश्यता को सहन करने लगे तो मैं ऐसे ईश्वर को कतई मान्यता नहीं दूंगा। इनकी प्रमुख पुस्तकों की बात करें तो द ऑरियन 1893 में आती है। 1903 में द आर्कटिक होम इन वेदास का पब्लिश होता है। 1915 में गीता रहस्य, 1925 में वैदिक क्रोनोलॉजी एंड वेदांग ज्योतिष और 1965 में द हिंदू फिलॉसफी ऑफ लाइफ, एथिक्स एंड रिलीजन आती है। अब हम बात करते हैं स्वामी विवेकानंद के बारे में। नरेंद्र नाथ दत्त इनका वास्तविक नाम था। नवंबर 1881 में रामकृष्ण परमहंस से इनकी भेंट होती है और वह इनके शिष्य बन जाते हैं और वे इन्हें नाम देते हैं स्वामी विवेकानंद। जुलाई 1893 में विश्व धर्म सम्मेलन में भाग लेने हेतु ये शिकागो अमेरिका पहुंचते हैं और इस विश्व धर्म संसद के अध्यक्ष जॉर्ज हेनरी बारोज होते हैं।
16 दिसंबर 1895 को वे स्वदेश लौट आए और अमेरिकी मीडिया ने इन्हें साइक्लोनिक हिंदू कह करके संबोधित किया था। 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना करते हैं और 1899 में मायावती में अद्वैत आश्रम की स्थापना की जाती है विवेकानंद द्वारा। 1900 में सैन फ्रांसिस्को में वेदांत समिति की स्थापना भी इनके द्वारा की जाती है। विवेकानंद को इनके वेदांत दर्शन के लिए बहुत प्रसिद्धि मिली है। तो इन्होंने बताया कि वेदांत दर्शन बेसिकली 3 स्तंभों पर आधारित है। पहला कि मानव की वास्तविक प्रकृति ईश्वरीय है। दूसरा, जीवन का लक्ष्य उस ईश्वरीय प्रकृति की अनुभूति करना होता है। और तीसरा, समस्त धर्मों का मूल लक्ष्य समान है, इक्वल है। इसे इन्होंने वेदांत दर्शन के 3 स्तंभ कहे हैं। ईसावास्यमिदं सर्वम की धारणा से उनके विचारों में अद्वैत, द्वैत एवं विशिष्टाद्वैत तीनों का अद्भुत सम्मिश्रण है। वे कहते हैं कि मैं न तो राजनीतिज्ञ हूँ, न राजनीतिक आंदोलनकारी, मैं केवल आत्म तत्व का चिंतन करता हूँ। जब वह ठीक होगा तो सब काम अपने आप ठीक हो जाएंगे। राष्ट्रवाद का धार्मिक सिद्धांत इन्होंने प्रतिपादित किया था। इसके अलावा ये समाजवाद के समर्थक भी थे। वे कहते थे कि मैं इसलिए समाजवादी नहीं हूँ कि वह पूर्ण व्यवस्था है, बल्कि इसलिए कि आधी रोटी से कुछ नहीं से अच्छी है। 12 जनवरी 1994 से उनके जन्मदिवस को राष्ट्रीय युवा दिवस के तौर पर मनाया जाने लगा। इसलिए हर साल 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस के तौर पर मनाया जाता है। इनकी प्रमुख पुस्तकों की बात करें तो राजयोग 1896 में, कर्मयोग 1896 में और ज्ञान योग 1899 में आती है। इसके अलावा भारतम भारत, वर्तमान भारत, काली द मदर 1898 में, लेक्चर्स फ्रॉम कोलंबो टू अल्मोड़ा 1897 में, इंस्पायर्ड टॉक्स 1909 में, कंप्लीट वर्क्स 1922 में और माई मास्टर 1901 में आती है। द ईस्ट एंड द वेस्ट 1909 में, कास्ट कल्चर एंड सोशलिज्म 1947 में, द पावर्स ऑफ द माइंड प्रैक्टिकल वेदांता 1912 में आती है। अब हम बात करते हैं रविन्द्रनाथ टैगोर की। टैगोर अपने माता पिता की 14वीं संतान थे। उन्होंने अपने लालन पालन की स्थिति को नौकर तंत्र कह करके वर्णित किया था। उनकी काव्य रचना गीतांजलि को 1913 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार भी प्राप्त होता है। 1915 में राजा जॉर्ज पंचम ने उन्हें नाइटहुड की पदवी से सम्मानित किया, जिसे 1919 जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में उन्होंने वापस कर दिया था। 1921 में कृषि अर्थशास्त्री लियोनार्ड एमहर्स्ट के साथ मिलकर ग्रामीण पुनर्निर्माण संस्थान की इन्होंने स्थापना की, जो बाद में श्री निकेतन कर दिया गया। अंततः यह विश्व भारती के नाम से विश्व प्रसिद्ध संस्थान है। टैगोर ने आध्यात्मिक मानवतावाद की बात की थी। वे कहते हैं कि मानवतावाद आध्यात्मिकता के धरातल पर विकसित हुआ है। मनुष्य का अस्तित्व 2 भावों पर आधारित है। पहला जीवन भाव, दूसरा विश्व भाव। विश्व भाव मानव की अंतरात्मा की आवाज़ है और वे कहते हैं कि संपूर्ण विश्व परिवार के समान है। वसुधैव कुटुंबकम की अवधारणा में उनकी गहरी आस्था थी। फिर अगर बात करें स्वतंत्रता पे, तो वे वास्तविक स्वतंत्रता की बात करते हैं। वे कहते हैं कि यह राष्ट्र की राजनीतिक स्वतंत्रता से परे होती है, जिसके 4 चरण होते हैं। पहला व्यक्तिगत स्तर, दूसरा सामुदायिक स्तर, तीसरा वैश्विक स्तर और चौथा अनंत के स्तर पर होता है। राष्ट्रवाद की बात करें तो टैगोर राष्ट्रवाद का विचार वास्तविक स्वतंत्रता के विचार का विरोधी मानते थे। उनके अनुसार राष्ट्रवाद का विचार एक यूरोपीय अवधारणा है, जो अंततः उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद की ओर लेकर के जाता है। प्रमुख पुस्तकों की बात करें तो गीतांजलि 1910 में, गोरा 1910 में, द पोस्ट ऑफिस 1912 में प्रकाशित होती है। इनकी जो बुक्स है वो है साधना 1913 में, घारे बारे 1916 में, स्टे बोर्ड्स 1916 में, नेशनलिज्म 1917 में, चोखेर बाली 1903 में और काबुली वाला 1892 में पब्लिश होती है। अगर हम बात करें गांधी जी की, तो 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर गुजरात में इनका जन्म होता है और 2019 में हम सभी ने इनकी 150वीं जयंती मनाई थी। 1891 ईस्वी में इन्होंने बैरिस्टर के रूप में कार्य प्रारंभ किया। 1893 में ये दक्षिण अफ्रीका के नेटाल जाते हैं, जहां पर 1894 में इन्होंने नेटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना भी
की थी। अगर हम गांधी द्वारा स्थापित विभिन्न आश्रमों की बात करें, ये कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है आपके नेट एग्जाम्स में। तो पहला फिनिक्स आश्रम 1904 में साउथ अफ्रीका में ये स्थापित करते हैं। दूसरा 1910 में टॉल्स्टॉय फार्म दक्षिण अफ्रीका में। कोचराब आश्रम 1915 अहमदाबाद में। और साबरमती आश्रम 1915 अहमदाबाद में ये स्थापित करते हैं। फिर सेवाग्राम आश्रम 1936 वर्धा में किया था। तो इन आश्रमों को आप लोग क्रमवार याद रखिएगा कि ये कहाँ पर स्थापित हुए थे और किस वर्ष में इनका निर्माण हुआ था। दक्षिण अफ्रीका में ग्रीन पैम्पलेट एंड इंडियन ओपिनियन नामक विचार पत्र इन्होंने प्रकाशित किए। 1906 में प्रथम सत्याग्रह ट्रांसवाल साउथ अफ्रीका में इन्होंने प्रारंभ किया था और 1914 में ये वापस से भारत में आ जाते हैं, इनका भारत आगमन हो जाता है। प्रमुख आंदोलन गांधी के नेतृत्व में जो हुए हैं उनमें सबसे पहला जो आंदोलन है वो है चंपारण सत्याग्रह 1917 में, अहमदाबाद मिल हड़ताल 1918 में और खेड़ा सत्याग्रह 1918 में, असहयोग आंदोलन 1920 में, सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में और भारत छोड़ो आंदोलन जिसे अगस्त आंदोलन भी कहा जाता है 1942 में हुए थे। महात्मा गांधी ने कांग्रेस के बेलगाम अधिवेशन जो कि 39वां कांग्रेस का अधिवेशन था उसकी अध्यक्षता की थी 1924 में, और यह पहली बार और आखिरी बार था जब महात्मा गांधी ने कांग्रेस के किसी अधिवेशन की अध्यक्षता की हो। सविनय अवज्ञा की बात अगर हम करें तो गांधी ने यह विचार अमेरिकन एनार्किस्ट डेविड थोरे से लिया था। निष्क्रिय प्रतिरोध का जो कल्पना है वो उन्होंने श्यामल भट्ट की गुजराती कविता से उद्धृत किया था। गांधी को दार्शनिक अराजकतावादी भी कहा जाता है। गांधी का आदर्श राज्य राम राज्य था। वे कहते हैं कि राज्य एक आत्मा रहित मशीन है, इसलिए राज्य के अस्तित्व को वो समाप्त करना चाहते थे। गांधी ने संसद को बांझ औरत के समान कहा है और इसके अलावा गांधी ने ट्रस्टीशिप का सिद्धांत भी दिया था। इसके माध्यम से वे पूंजीपतियों के हृदय परिवर्तन की बात करते हैं। हरिजन सेवक संघ की स्थापना भी उनके द्वारा की गई थी। अगर हम बात करें इनकी प्रमुख पुस्तकों की तो सबसे पहला नाम आता है हिंद स्वराज 1909 में, द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ जो कि उनकी आत्मकथा भी है, ये 1929 में प्रकाशित होती है। की टू हेल्थ 1948 में आती है। तो इन तीन प्रमुख पुस्तकों को आप लोग ध्यान रखिएगा। अब हम बात करते हैं अरविंदो घोष की। इनको रोमन रोलैंड ने प्रिंस एमॉन्ग इंडियन थिंकर्स, भारतीय विचारकों का राजा कहकर के संबोधित किया था। इंग्लैंड में एक गुप्त क्रांतिकारी संगठन द लोटस एंड डैगर के ये सदस्य थे। 1908 में मुजफ्फर बम कांड में गिरफ्तार कर इन्हें अलीपुर जेल में 1 वर्ष तक रखा गया था। 1909 में कर्मयोगी और धर्म नामक 2 साप्ताहिक पत्रिकाएं ये प्रारंभ करते हैं और 1914 में आर्य नामक मासिक पत्रिका भी इन्होंने आरंभ की थी। नव राष्ट्रवाद की अगर हम बात करें, न्यू नेशनलिज्म की, तो ये कहते हैं कि राष्ट्रवाद एक राजनीतिक कार्यक्रम मात्र नहीं है, राष्ट्रवाद एक धर्म है जो हमें ईश्वर से प्राप्त हुआ है और जिसे तुम अपने जीवन में उतारना होगा। अरविंद का राष्ट्रवाद संकीर्ण न था, इसका स्वाभाविक लक्ष्य अंतर्राष्ट्रवाद अथवा विश्व की एकता था। निष्क्रिय प्रतिरोध की अगर हम बात करें तो स्वाधीनता के लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु निष्क्रिय प्रतिरोध के साधन को इन्होंने सर्वोत्तम बताया। निष्क्रिय प्रतिरोध ऐसे काम करने का त्याग करता है जिनसे देश का प्रशासन चलाने में सहायता मिलते। इन्होंने स्वराज को पारस पत्थर के समान कहा है, एल्केमी स्टोन कहा है। स्वतंत्रता की अगर हम बात करें तो अरविंदो इनर स्पिरिचुअल फ्रीडम की बात करते हैं, जिसमें वे कहते हैं कि अपने राष्ट्र को स्वतंत्रता दिलाने से पूर्व हमें स्वयं को स्वतंत्र करना होगा, हमें आंतरिक स्वतंत्रता को प्राप्त करना होगा। स्वधर्म का विचार वे कहते हैं कि इन्होंने इस विचार को भगवत गीता से ग्रहण किया था। इनकी प्रमुख पुस्तकों की बात करें तो द आइडियल ह्यूमन यूनिटी 1918 में आती है, द लाइफ डिवाइन 1919 में, द रेनेसा इन इंडिया 1920 में, एसेज ऑन द गीता 1922 में, द मदर 1928 में, सावित्री अ लीजन एंड अ सिंबल 1940 में आती है। इसके अलावा द सिंथेसिस ऑफ योगा 1948, लव एंड डेथ 1948, द ह्यूमन साइकिल 1949,
हाइम्स ऑफ मिस्टिक फायर 1952, द फ्यूचर पोएट्री 1953, द उपनिषद्स 1981 में, लेटर्स ऑन योगा 1930 में जो उन्होंने लिखे थे लेटर्स, और द इंटरनल योगा। तो इन प्रमुख पुस्तकों को, जो कि अरविंदो घोष से रिलेटेड है, बहुत बार पूछा जाता है, इनको आप लोग ध्यान रखिएगा। अब हम बात करते हैं पेरियार की। यूनेस्को द्वारा पेरियार को नवीन युग का महात्मा और दक्षिण एशिया का सुकरात कह करके संबोधित किया गया है। 1904 में काशी यात्रा के दौरान ब्राह्मणों द्वारा उत्पीड़न के परिणामस्वरूप ये नास्तिक हो जाते हैं। 1919 में राजगोपालाचारी जी के अनुरोध पर ये कांग्रेस पार्टी के सदस्य बनते हैं और ईरोड नगर पालिका के चेयरमैन भी ये बनाए जाते हैं। 1924 में केरल में हुए वाइकोम सत्याग्रह में इन्होंने अहम भूमिका निभाई, जिसके पश्चात लोगों ने इन्हें वाइकोम वीर की उपाधि दी थी। वाइकोम सत्याग्रह बेसिकली मंदिरों की ओर जाने वाली सड़कों पर दलितों के चलने की मनाही को हटाने के लिए आंदोलन किया गया था। 1925 में इन्होंने सेल्फ रेस्पेक्ट मूवमेंट की शुरुआत भी की थी और इसी के फलस्वरूप इन्होंने कांग्रेस से त्यागपत्र दे दिया था। 1937 में राजगोपालाचारी जी द्वारा तमिलनाडु में आरोपित हिंदी के अनिवार्य शिक्षण का इन्होंने घोर विरोध किया था। 1938 में ये जस्टिस पार्टी के अध्यक्ष चुने जाते हैं। 1944 में जस्टिस पार्टी का नाम द्रविड़ कचगम कर दिया जाता है और 1949 में पेरियार के मुख्य केएन अन्नादुराय ने एक पृथक संघ, जिसे डीएमके, जो आज इस्टेब्लिश्ड है, द्रविड़ मुनेत्र कक्षम, उसकी स्थापना की थी। अगर हम पेरियार से संबंधित कुछ प्रमुख घटनाक्रमों की बात करें तो 1924 का वाइकोम सत्याग्रह, 1925 का आत्मसम्मान आंदोलन जो कि सेल्फ रेस्पेक्ट मूवमेंट के नाम से हम जानते हैं, 1929 में उन्होंने अपना उपनाम नायकर का त्याग कर दिया था, जो कि एक बहुत ही ऊंची जाति थी। 1938 में इन्होंने तमिलनाडु तमिलों के लिए तमिलनाडु फॉर तमिल्स का नारा दिया। 1958 में इन्होंने रेकमेंड किया कि अंग्रेजी को भारतीय संघ का आधिकारिक भाषा बना देना चाहिए और 1970 में यूनेस्को द्वारा इन्हें सम्मानित भी किया जाता है। इन्होंने वाल्मीकि रामायण के रावण को द्रविड़ जाति के आदर्श नायक के रूप में चित्रित किया और राम को इन्होंने आर्य जाति के दुष्ट व्यक्ति के रूप में बताया है। अगर हम इनकी प्रमुख पुस्तकों की बात करें तो पहला है आपका वाई वर वुमेन एनस्लेव्ड, दूसरा है पेरियार ऑन बुद्धिज्म, थर्ड है आपका थॉट्स ऑफ पेरियार और फोर्थ है आपका द रामायण अ टू रीडिंग 1959। फिर इसके अलावा कुदी अरसू और पुरतच्ची। इन जितनी भी पुस्तकें हैं इनको आप लोग 1 से 2 बार ज़रूर रिवाइज करिएगा। इसको एक जगह आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा, क्योंकि बुक से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। अब हम बात करते हैं मोहम्मद इकबाल की, जिन्होंने सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा का जो नारा है वो दिया था। इन्हें स्पिरिचुअल फादर ऑफ पाकिस्तान भी कहा जाता है। भारत के विभाजन और पाकिस्तान की स्थापना का विचार सबसे पहले इकबाल ने ही दिया था, जो कि इकबाल की अध्यक्षता में जब 1930 में मुस्लिम लीग का अधिवेशन हो रहा था तो उसी में मुस्लिम लीग ने विभाजन की बात उठाई थी। इन्होंने म्यूनिख विश्वविद्यालय से डॉक्टरेट की उपाधि 1908 में प्राप्त की और इनकी थीसिस का नाम था द डेवलपमेंट ऑफ मेटाफिजिक्स इन पर्शिया। ये राजनीतिक शक्ति की धर्मतंत्री संकल्पना की बात करते हैं। ये कहते हैं कि सरकार धर्म पर आधारित होनी चाहिए और विशेषतः इस्लाम धर्म पर। इन्होंने पश्चिम की भौतिकवादी सभ्यता की आलोचना की और मैकियावेली को शैतान का संदेशवाहक कहा था, क्योंकि मैकियावेली ने धर्म को राजनीति से अलग कर दिया था और इकबाल का मानना था कि धर्म ही नैतिकता का आधार है। इन्होंने सर्व इस्लामवाद यूनिवर्सल इस्लामिज्म का समर्थन किया था। ये खुदी का सिद्धांत इन्होंने प्रतिपादित किया। ये कहते हैं कि खुदा को सृष्टि का नियंता है और किंतु जो खुदी है, खुदी का अर्थ क्या है? व्यक्ति को व्यक्ति के वैयक्तिकता इंडिविजुअलिटी का सर्वस्व या वर्चस्व स्थापित करने का प्रयास करते हैं।
ये कहते हैं कि व्यक्ति के विकास हेतु 3 नियम हैं। पहला, व्यक्ति धर्म की आज्ञा का पालन करे। दूसरा, अपने ऊपर नियंत्रण रखे। और तीसरा, पृथ्वी पर भगवान का प्रतिनिधि बनकर के रहे। ईरान और अफगानिस्तान में इन्हें इकबाल ए लाहौर भी कहा जाता है। तराना ए हिंद में सारे जहाँ से अच्छा हिंदोस्तान हमारा इन्होंने लिखा। और पाकिस्तान के लिए उन्होंने तराना ए मिली लिखा, जिसमें इसकी जो लाइन्स है वो है, चीनो अरब हमारा, हिंदोस्तां हमारा, मुस्लिम है वतन सारा जहाँ हमारा। ठीक है। नीत्शे के सुपरमैन विचार को लेकर के इन्होंने इंसान कालिम का प्रयोग किया था। अगर हम इनकी प्रमुख पुस्तकों की बात करें तो द डेवलपमेंट ऑफ मेटाफिजिक्स इन पर्शिया 1908 में, द रिकंस्ट्रक्शन ऑफ रिलीजियस थॉट्स इन इस्लाम 1930 में, असरार ए खुदी 1915 में, बंग ए दारा और बल ए जिब्रील इनकी कुछ प्रमुख पुस्तकें, कुछ प्रमुख रचनाएं हैं। और इसके अलावा जावेद नामा भी है 1932 में। अब हम बात करते हैं एम.एन. रॉय की। एम.एन. रॉय का प्रारंभिक नाम था नरेंद्र नाथ भट्टाचार्य, जिसे उन्होंने अमेरिका में बदल करके एम.एन. रॉय कर लिया था। 1910 में हावड़ा षड्यंत्र अभियोग में इन्हें कारावास का दंड दिया जाता है। मैक्सिको में 1919 में रूस के बाहर इन्होंने पहले साम्यवादी दल की स्थापना की थी। रूस में रॉय ने कॉमिंटर्न में भाग लिया था। कॉमिंटर्न का फुल फॉर्म क्या होगा? कम्युनिस्ट इंटरनेशनल, जहां इनके लेनिन से मतभेद हो जाते हैं। इसके फलस्वरूप 1930 में एम.एन. रॉय भारत वापस आ जाते हैं। 1939 में इन्होंने कांग्रेस के भीतर ही लीग ऑफ रेडिकल कांग्रेसमैन नामक संगठन बनाया था और उसी साल इन्होंने रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी की स्थापना भी की थी। 1944 में इन्होंने स्वतंत्र भारत के लिए संविधान ड्राफ्ट का निर्माण किया था। और अगर हम बात करें, एम.एन. रॉय मार्क्सवाद के आलोचक हो जाते हैं। शुरुआत में ये मार्क्सवाद के बहुत बड़े प्रशंसक थे, किंतु साम्यवादी रूस के जो सोवियत संघ है उसमें जब उन्होंने निवास किया तो धीरे धीरे वे मार्क्स के आलोचक बनते गए। रॉय बेसिकली स्वतंत्रता और मानव व्यक्तित्व के उपासक थे, किंतु रूस में मार्क्सवाद स्वतंत्रता के स्थान पर व्यक्ति को दासता की ओर ले जा रहा था। रॉय ने कहा कि मार्क्स के अंधानुकरण की आवश्यकता नहीं है और साम्यवाद मानव विकास का अंतिम लक्ष्य भी नहीं है। तो इन्होंने नव मानववाद की संकल्पना दी, जिसमें वो कहते हैं कि मनुष्य मानव जाति का मूल है। नव मानववाद की मान्यता है कि अपने भाग्य का निर्माता व्यक्ति स्वयं है। मनुष्य प्रत्येक वस्तु का मानदंड है, अर्थात मनुष्य होने के नाते हमारी रुचि केवल उन्हीं वस्तुओं में हो सकती है जो मानव जीवन को प्रभावित करती है। इन्होंने उग्र लोकतंत्र की बात की, रेडिकल डेमोक्रेसी की। ये कहते हैं कि ये एक ऐसा सजीव लोकतंत्र है जिसमें व्यक्ति सामान्य विषयों के प्रबंध में सक्रिय रूप से भाग ले सकता है। यह दल रहित होना चाहिए, इसमें कोई भी पार्टी नहीं होनी चाहिए। सार्वजनिक मामलों में जनसाधारण की अधिक से अधिक भागीदारी होनी चाहिए। मतलब कि ये डेलिब्रेटिव डेमोक्रेसी की बात भी करते हैं। प्रमुख पुस्तकों की बात करें तो इंडिया इन ट्रांजिशन 1922 में आती है। साइंटिफिक पॉलिटिक्स आती है। न्यू ओरिएंटेशन, बियॉन्ड कम्युनिज्म एंड रीजन, रोमांटिसिज्म एंड रिवॉल्यूशन 1952 में आती है। और न्यू ह्यूमैनिज्म अ मैनिफेस्टो 1947 में पब्लिश होती है। तो एम.एन. रॉय से रिलेटेड इतनी जो प्रमुख पुस्तकें हैं उनके बारे में आप ध्यान रखिएगा। अब हम बात करते हैं वी.डी. सावरकर। सावरकर ने 1857 की क्रांति को भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा था और ये कहने वाले ये पहले व्यक्ति थे, क्योंकि इसके पूर्व जितने भी लोग थे उन्होंने या तो उसे सैनिक विद्रोह कहा था या फिर उसे केवल एक छुटपुट विरोध या क्रांति की संज्ञा दी थी। 1900 में वीर सावरकर ने मित्र मेला नामक युवक संघ का गठन किया था। इसके अलावा 1904 में अभिनव भारत की स्थापना भी की, जो कि इटली के जो मैजिनी था उसके यंग इटली नामक संगठन से प्रभावित था। इंडिया हाउस लंदन में निवास के दौरान सावरकर ने फ्री इंडिया सोसाइटी की स्थापना की थी। नासिक षड्यंत्र केस के तहत सावरकर को 2 बार आजीवन कारावास दिया जाता है। तो आप सोच सकते हैं कि 2 बार आजीवन कारावास का मतलब क्या होता है। 1924 में रत्नागिरी में इन्होंने हिंदू सभा की स्थापना की। 1931 में बम्बई प्रेसिडेंसी में हुए
अस्पृश्यता उन्मूलन सम्मेलन की अध्यक्षता भी इन्होंने की थी। इनके नाम पर पोर्ट ब्लेयर के विमान क्षेत्र का नाम वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा रखा गया है। ये पहले राजनीतिक कैदी थे जिनका मामला हेग के इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में चला था। इसको आप लोग ध्यान रखिएगा कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में फर्स्ट पॉलिटिकल प्रिजनर कौन था? वीर सावरकर थे। प्रमुख पुस्तकों की बात की जाए तो द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 1909 में प्रकाशित होती है। सेकंड है एसेंशियल्स ऑफ हिंदुत्व। तीसरा है हिंदू राष्ट्र दर्शन। चौथा है 6 ग्लोरियस एपॉक्स ऑफ इंडियन हिस्ट्री। इन पुस्तकों के बारे में आप लोग ध्यान रखिएगा जो कि वीर सावरकर से संबंधित हैं। अब यदि हम भीमराव अम्बेडकर की बात करें तो इनका जन्म महार जाति में माहौर मध्य प्रदेश में हुआ था। बड़ौदा के महाराज सयाजी राव गायकवाड़ तृतीय ने इन्हें छात्रवृत्ति प्रदान की जिससे वे उच्च शिक्षा हेतु अमेरिका जा सके थे। लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से इन्होंने इकोनॉमिक्स में पीएचडी की डिग्री ली जिसका विषय था द प्रॉब्लम ऑफ द रूपी, इट्स ओरिजिन एंड इट्स सॉल्यूशन। ये आपके नेट एग्जाम्स में भी पूछा जा चुका है। और एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि केबीसी में एक बार 10 करोड़ के क्वेश्चन के लिए भी ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि अंबेडकर ने कौन सी थीसिस लिखी थी, उनका टॉपिक क्या था। इनकी मुलाकात कोलंबिया में प्रसिद्ध फैबियन सोशलिस्ट सिडनी वेब और ब्रिटिश वेब से होती है। 1920 में इन्होंने मूक नायक पत्रिका का संपादन किया और उसे प्रकाशित करवाना शुरू किया। 1924 में बहिष्कृत हितकारिणी सभा की इन्होंने स्थापना की। 25 दिसंबर 1927 को इन्होंने मनुस्मृति दहन दिवस मनाया और हर साल कई जगहों पर 25 दिसंबर को मनुस्मृति दहन दिवस मनाया जाता है। 1927 में इन्होंने महाड़ सत्याग्रह प्रारंभ किया था। 1930 में काला राम मंदिर सत्याग्रह भी इन्होंने शुरुआत किया था। 1930 में गोलमेज सम्मेलन में दलितों के लिए पृथक निर्वाचन की इन्होंने मांग की थी और दलितों की ओर से एक प्रतिनिधि के तौर पर ये उसमें शामिल हुए थे। 1932 में पूना पैक्ट होता है जो कि गांधी और अम्बेडकर के मध्य होता है। इसको आप लोग बताइए कि गांधी की ओर से किस महान व्यक्तित्व ने हस्तक्षेप किया था। इसको आप लोग कमेंट करके बताइए। अगर आपको नहीं आता है तो फिर मैं उसको कमेंट में बताऊंगा। 1947 में संविधान सभा के प्रारूप समिति के ये अध्यक्ष भी होते हैं। 1951 को संसद में हिंदू कोड बिल पेश किया जाता है जिसके असफल होने पर इन्होंने अपने पद से त्यागपत्र दे दिया था। इन्होंने पंचायती राज व्यवस्था का खुलकर विरोध किया था और 1956 में अंबेडकर बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लेते हैं जो कि दीक्षा भूमि नागपुर में होती है। अगर हम प्रमुख पुस्तकों की बात करें तो ये है कास्ट इन इंडिया, देयर मैकेनिज्म, जेनेसिस एंड डेवलपमेंट 1916 में, द प्रॉब्लम ऑफ द रूपी, इट्स ओरिजिन एंड इट्स सॉल्यूशन 1923 में, द एनिहिलेशन ऑफ कास्ट 1936 में, फेडरेशन वर्सेस फ्रीडम 1939 में, थॉट्स ऑन पाकिस्तान 1940 में, रानाडे, गांधी एंड जिन्ना 1943 में, हु वर द शूद्राज 1948 में, द अनटचेबल्स 1948 में, बुद्धा और कार्ल मार्क्स 1956 में, द बुद्धा एंड हिज धम्म 1957 में, गांधी एंड गांधीज्म 1970 में, रिडल्स इन हिंदुइज्म 2008 में और मनु एंड द शूद्राज इन्होंने लिखी थी। तो अम्बेडकर से रिलेटेड इन प्रमुख पुस्तकों के बारे में आपको पता होना चाहिए और आप इसको एक जगह पे नोट भी कर सकते हैं। जवाहरलाल नेहरू की अब अगर हम बात करें तो ये भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। इनका कार्यकाल था 1947 से लेकर के 1964 तक। ये शिक्षा हेतु इंग्लैंड जाते हैं जहाँ से ये 1912 में भारत लौट आते हैं। 1916 में इनकी गांधी से मुलाकात होती है और 1926 में वे वापस से यूरोप की यात्रा पर निकल जाते हैं जहाँ पर वे विभिन्न देशों से होते हुए 1927 में मॉस्को पहुँचते हैं जहाँ पर अक्टूबर समाजवादी क्रांति की 10वीं वर्षगांठ समारोह संपन्न हो रही थी और ये इसमें भाग भी लेते हैं। दिसंबर 1929 के कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन की इन्होंने अध्यक्षता की थी और इस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज को इन्होंने अपना लक्ष्य या पार्टी का लक्ष्य घोषित किया था और इसी अधिवेशन में हर वर्ष 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस मनाए जाने की शपथ
ली गई थी और इसी वजह से जब हमारा संविधान बनता है तो 26 नवंबर 1949 को बनने के बाद भी हमने 26 जनवरी 1950 का वेट किया, उसका हमने इंतज़ार किया कि वो घड़ी आए ताकि हम इस महत्वपूर्ण तिथि को भी सेलिब्रेट कर सकें। राष्ट्रवाद की अगर हम बात करें तो नेहरू का राष्ट्रवाद टैगोर द्वारा प्रतिपादित समन्वयात्मक सार्वभौमवाद से प्रभावित था। उन्हें विवेकानंद और अरविंद के राष्ट्रवाद संबंधी धार्मिक दृष्टिकोण से कोई भी सहानुभूति नहीं थी। समाजवाद की बात करें तो नेहरू लोकतांत्रिक समाजवादी थे। नेहरू का संपूर्ण आर्थिक दर्शन समाजवादी विचारधारा पर आधारित था। वे मैक्स एडलर की भांति परिचित थे। साधन तथा परिणाम की बात करें तो नेहरू का मत था कि गलत साधन सही परिणामों तक नहीं पहुंचा सकते हैं। विदेश नीति संबंधी विचारों की बात करें अगर हम तो गुटनिरपेक्ष आंदोलन के संस्थापक सदस्यों में से ये एक थे और भारतीय विदेश के नीति निर्माता भी थे। तो आप लोग के लिए एक प्रश्न है कि गुटनिरपेक्ष आंदोलन के जो बाकी सदस्य थे उनके नाम आप कमेंट करके बताइएगा। अगर हम नेहरू की प्रमुख रचनाओं की बात करें तो लेटर्स फ्रॉम अ फादर टू हिज डॉटर 1929 में, ग्लिम्पसेस ऑफ द वर्ल्ड हिस्ट्री 1934 में, एन ऑटोबायोग्राफी 1936 में, इंडिया एंड द वर्ल्ड 1936 में, चाइना स्पेन एंड द वॉर 1940 में, द डिस्कवरी ऑफ इंडिया 1946 में, इंडिया रीडिस्कवर्ड 1946 में, लेटर्स फॉर अ नेशन 1947 में, इंडिपेंडेंस एंड आफ्टर अ कलेक्शन ऑफ स्पीचेस 1949 में, एंड नेहरू ऑन वर्ल्ड हिस्ट्री 1960 में पब्लिश होती है। अब हम बात करते हैं राम मनोहर लोहिया की। इन्हें नव समाजवाद न्यू सोशलिज्म के सिद्धांत का प्रवर्तक माना जाता है, जो कि नेहरूवादी समाजवाद और यूरोपियन समाजवाद का एक विकल्प प्रस्तुत करती है। इनका जन्म उत्तर प्रदेश के फैजाबाद में होता है। 1932 में इन्होंने हम्बोल्ट यूनिवर्सिटी ऑफ बर्लिन से पीएचडी की डिग्री प्राप्त की थी और इनका जो मेन डॉक्टोरल सब्जेक्ट था वो था सॉल्ट टैक्सेशन इन इंडिया। 1952 में इन्होंने प्रजा सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना की। ये मार्क्सवाद और साम्यवाद की आलोचना कहते हैं। क्यों? क्योंकि लोहिया के अनुसार कम्युनिस्ट या साम्यवादी रोटी देने का वादा पहले करते हैं और स्वतंत्रता देने का वादा बाद में। इसलिए ये साम्यवाद को एक झूठा और धूर्तपूर्ण संस्कृति या विचारधारा मानते हैं। इसके विरोध में इन्होंने न्यू सोशलिज्म नव समाजवाद की स्थापना की 1959 में, जो कि गांधीवादी आदर्शों या सिद्धांतों पर आधारित था। इसकी जो मुख्य विशेषता थी वो ये थी इंडिविजुअल सेंटर्ड अप्रोच, जो कि जितने भी अभी तक के समाजवादी विचारधाराएं रही हैं उनमें इसकी बहुत ज़्यादा कमी या अभाव हम पाते थे। तो बेसिकली लोहिया व्यक्ति को केंद्र में रख करके नीतियों को बनाने के पक्षधर थे और राज्य के जो एक तानाशाही स्वरूप है उसका ये विरोध करते थे। इन्होंने विकेंद्रीकृत राज्य की बात की और इसके लिए उन्होंने चौखंबा मॉडल की बात की अपनी पुस्तक एस्पेक्ट्स ऑफ सोशलिस्ट पॉलिसी में, जिसमें वे कहते हैं कि चौखंबा कि कोई भी राज्य 4 खंभों 4 स्तंभों 4 पिलर्स पर स्थित होता है। वो 4 पिलर्स कौन से हैं? गांव, जिला, प्रांत और केंद्र। 5वां जो स्तंभ है उसको उन्होंने कहा कि वह क्या होगी? विश्व सरकार को उन्होंने माना है। समानता संबंधी विचारों में वे समत्व संभव की बात करते हैं, जो कि भौतिकवाद और आध्यात्मवाद का एक समन्वय होता है। इन्होंने विभिन्न 7 क्षेत्रों में सप्त क्रांति से संबंधित सिद्धांत भी दिया था। इसके अलावा इन्होंने चक्र सिद्धांत भी प्रतिपादित किया। वे कहते हैं कि इतिहास की गति चक्र के समान परिवर्तनीय होती है और यह जो कॉन्सेप्ट है ये अरस्तु के साइक्लिकल थियरी के इक्वल है। चक्रवत गति के कारण देश सभ्यता के उच्चतम शिखर पर पहुंच सकता है, पतन के घर में डूब सकता है और वापस से पुनः उठ सकता है। एशियाई राजनीति को ये बहुत प्रमुखता से बात करते हैं और ये कहते हैं कि एशिया को पहले सामान्य नीति का निर्माण करना चाहिए और इसे स्वयं में एक तीसरा गुट बन करके उभरना चाहिए। इन्होंने अंग्रेजी हटाओ आंदोलन की भी शुरुआत की थी। प्रमुख पुस्तकों की बात करें तो ये हैं आपके फ्रैगमेंट्स ऑफ वर्ल्ड माइंड, व्हील ऑफ हिस्ट्री, गिल्टी मैन ऑफ इंडियाज पार्टीशन, मार्क्स, गांधी एंड सोशलिज्म, इंडिया, चाइना एंड नॉर्दर्न फ्रंटियर्स,
द कास्ट सिस्टम। अब हम बात करते हैं जयप्रकाश नारायण की। इन्हें लोकनायक या जेपी के नाम से भी लोग जानते हैं। 1934 में इन्होंने भारतीय कांग्रेस समाजवादी दल की स्थापना की थी। 1948 में इन्होंने भारतीय समाजवादी पार्टी की स्थापना की। 1952 में विनोबा भावे के नेतृत्व में चल रहे ग्राम दान भूदान आंदोलन व सर्वोदय आंदोलन की तरफ आकर्षित होते हैं और उसमें सहभागिता भी देते हैं। 5 जून 1974 को जयप्रकाश जी ने पटना के गांधी मैदान में संपूर्ण क्रांति का आह्वान किया था। इन्हें समाजवाद की बात करते हैं तो गांधी जेपी को भारतीय समाजवाद का सबसे बड़ा विद्वान मानते थे। जेपी के समाजवाद का उद्देश्य समाज का समन्वित विकास करना था। 1999 में इन्हें मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया जाता है और इसके अलावा 1965 में ये मैग्सेसे पुरस्कार से भी सम्मानित होते हैं। ये दल विहीन लोकतंत्र के समर्थक थे। इन्होंने संपूर्ण क्रांति समग्र क्रांति का विचार दिया था। जो वो कहते हैं कि इस क्रांति के फलस्वरूप समाज में आमूल चूल परिवर्तन हो। सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, शैक्षिक, आध्यात्मिक और भौतिक परिवर्तन, इन सातों क्षेत्रों में वे क्रांति के पक्षधर थे। इसके अलावा वे सहकारी उद्यमों को ग्राम पंचायतों द्वारा संचालन के पक्षधर भी थे। इनकी प्रमुख पुस्तकों की बात की जाए तो ये आपका अ प्ली फॉर रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन पॉलिटी, वाई सोशलिज्म, कम्युनिटेरियन सोसाइटी एंड पंचायती राज 1970 में, प्रिजन डायरी जो कि जब उन्हें इमरजेंसी के दौरान रखा जाता है जेल में तब उन्होंने लिखी थी, और लास्ट है आपका टूवर्ड्स टोटल रिवॉल्यूशन 1978 में। अब हम बात करते हैं अपने सबसे अंतिम विचारक, वो हैं दीनदयाल उपाध्याय। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने इनके संबंध में कहा था कि यदि मेरे पास 2 दीनदयाल हों तो मैं भारत का राजनीतिक चेहरा बदल सकता हूं। 1937 में इन्होंने आरएसएस के लिए काम करना शुरू किया। 21 अक्टूबर 1951 में श्यामा प्रसाद मुखर्जी की अध्यक्षता में भारतीय जनसंघ की स्थापना होती है और उस समय दीनदयाल उपाध्याय को उत्तर प्रदेश का महासचिव बनाया गया था। किंतु 10 फरवरी 1968 को मुगल सराय स्टेशन वाराणसी में इनकी हत्या कर दी गई थी और वर्तमान में मुगल सराय स्टेशन का नाम बदल करके पंडित दीनदयाल उपाध्याय कर दिया गया है। इनकी प्रमुख अगर हम सिद्धांतों की बात करें तो ये एकात्म मानववाद के लिए बहुत प्रसिद्ध है। ये कहते हैं कि व्यक्तियों के मध्य आत्मिक संबंध विद्यमान होता है। आत्मिक संबंध को उन्होंने चिति का नाम दिया है। ये कहते हैं कि आत्मिक एकता का विचार जाति धर्म जैसे बंधनों से सीमित नहीं है, इसलिए यह एक मानववादी विचार है। ये अंत्योदय की बात करते हैं। अंत्योदय का अर्थ होता है समाज में विद्यमान सबसे वंचित और गरीब व्यक्ति का उत्थान। और वे कहते हैं कि अंत्योदय समाज का कर्तव्य है कि कोई भी व्यक्ति वंचित न हो। आर्थिक लोकतंत्र का विचार ये देते हैं, आइडिया ऑफ इकोनॉमिक डेमोक्रेसी। वे कहते हैं कि यदि प्रत्येक व्यक्ति का मत लोकतंत्र के स्तर का मापन है तो उसी प्रकार प्रत्येक व्यक्ति का कार्य आर्थिक लोकतंत्र का मापक होना चाहिए। इनके प्रमुख पुस्तकों या प्रमुख रचनाओं की बात करें तो वो है द 2 प्लान्स, दूसरी ये पॉलिटिकल डायरी, थर्ड है डिवैल्यूएशन, अ ग्रेटफुल, और उसके बाद है इंटीग्रल ह्यूमैनिज्म। तो देखिए इतनी बातें हम लोगों ने सभी विचारकों के बारे में पढ़ी, तो इसको आप लोग डेली बेसिस पर रिवीजन कर सकते हैं। इसके अलावा आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए, जिसका मैं लिंक कमेंट बॉक्स में दे दूंगा, ताकि जितनी भी फर्दर अपडेट्स हैं वो आपको मिलती रहें। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक कर दीजिएगा, ताकि मुझे पता चल सके कि ये जो एफर्ट है वो आपको अच्छा लगा। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।